सर, आज के इस वीडियो सेशन में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड मेंस के सवालों को अपनी कॉपी के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि भूगोल के प्रश्नों का उत्तर लिखते समय भूमिका किस तरह की होनी चाहिए, निष्कर्ष किस तरीके का होना चाहिए या मैपिंग का यूज कहाँ और किस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि हम सटीक और सारगर्भित उत्तर लिख सकें। तो आप देख सकते हैं कि यह 69 की कॉपी है और इसमें हम आज दो टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि 38 नंबर के सवालों का आंसर किस तरीके से लिखें और शॉर्ट क्वेश्चन के सवालों का आंसर कैसे लिखें और हम मैपिंग का यूज कैसे सटीक तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग देख ही गए होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, भूमिका में डायरेक्ट आप भारतीय मानसून के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, फिर मैकेनिज्म पे चलना है और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पे यानी कि विशेषताओं का विश्लेषण करने देना है। तो हमने भारतीय मानसून के बारे में बता दिया कि भारतीय मानसून उष्णकटिबंधीय मानसून का उदाहरण है जो जून से अक्टूबर के दौरान भारतीय क्षेत्र में सक्रिय रहता है। ये लिखने के बाद हमने ये एक मैप ये बनाया और एक ये बनाया कि वर्षण का पैटर्न है जून से जुलाई जो है ये वर्षण का पैटर्न इस तरह से होता है। और अक्टूबर में क्या होता है, जब मानसून निवर्तन यानी कि मानसून का जब लौटना होता है तो यह तमिलनाडु में वर्षा कराती है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, क्रियाविधि पूछा है तो डायरेक्ट क्रियाविधि को हाईलाइट किया और उसके बाद क्रियाविधि के बारे में हमने जो है मैस्करीन हाई, सोमाली जेट धारा, इन सबों का हमने उल्लेख कर दिया। सोमाली जेट धारा यहाँ लिखा हुआ है। फिर पूछा विशेषता, तो हमने विशेषता को क्या किया, टू द पॉइंट हमने बता दिया कि इसकी क्या, अपने जो भारतीय मानसून है उसकी क्या विशेषता है। और उस विशेषता के अंत में जो 2023 में एल नीनो आया था, एल नीनो का प्रभाव था तो भारतीय मानसून कमज़ोर आया था, ये हमने लिख के समाप्त कर दिया। कई बार ये होता है कि जब हम 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो कई क्वेश्चन को लास्ट में लिख रहे होते हैं, तो शायद उस दौरान हम लास्ट में क्वेश्चन लिख रहे थे तो हो सकता है कि निष्कर्ष उतना अच्छा समझ में नहीं आया हो, तो हमने उस दौरान जो भी चीज़ें दिमाग में आई वो हमने लिख दिया उससे रिलेटेड। तो कई बार ऐसा विद्यार्थी जीवन में होते रहता है क्योंकि आप वहाँ आंसर लिख रहे होते हैं, कई बार दिमाग में वो चीज़ें सामने नहीं भी आ पाती हैं। तो ये रहा, तो हमें ये देखना है कि भारतीय मानसून की क्रियाविधि पे था तो इसलिए हमने इसकी क्रियाविधि को लेकर 2 मैप बता दिए, समझा दिए। ठीक है, अब उसी तरीके से दूसरा है ज्योग्राफी का सवाल, भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, क्या ये घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं, भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि भारत ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी कि पहले भारत के ऊर्जा क्षेत्र का कोई ना कोई एक डेटा दे देते हैं। तो भारत एक ऊर्जा आयातक राष्ट्र है जो अपनी 85% तेल का आयात करता है, यानी कि हम मोस्टली जो है वो कहाँ से क्या करते हैं, आयात ही करते हैं। क्या ये घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, तो पता ही चल गया कि घरेलू मांग हमारी ज़्यादा है ना, तो इसलिए आयात से कवर करने पर। तो ऊर्जा के स्रोत भारत में है ना, तो हमने पहले क्या किया, एक पॉइंट ये, फिर ये और ये, यानी कि 4 भाग में जो बांट के हम काम करेंगे। तो ऊर्जा के स्रोत में हमने पारंपरिक बांट दिया, फिर नवीकरणीय और फिर इसमें ये दर्शा कि यहाँ पे हमने डेटा का उल्लेख कर दिया। ये आप लोगों ने डेटा पढ़ा होगा, यही चीज़ वहाँ पे सटीक रूप से लिख देना है। दूसरा होता है पर्याप्तता पूछा गया, तो पर्याप्तता के कारण हमने बता दिया कि हम लोग जो है आयात पे निर्भर हैं। और संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत, तो प्रश्न जितने खंडों में बटा हुआ है उतने खंडों में हमें आंसर को जो है सब हेडिंग बना के बांट देना है ताकि पता चल जाए कि आपने सभी मांगों को फुलफिल करने का प्रयास किया है। संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, उसी तरह से तरंग ऊर्जा है ना, ज्वारीय ऊर्जा है, बहुत सारी ऊर्जा है। ठीक है, तो जो उस टाइम हमारे दिमाग में था उसने हमने लिखने का प्रयास किया है ना, और लिख दिया कि साथ ही भारत सरकार द्वारा ओशन थर्मल एनर्जी पर कार्य किया जा रहा है ना। तो इस तरीके से हम लिख के इसे समाप्त कर दिए। तो ये ध्यान रखना है कि प्रश्न का जितना डिमांड है ना, जितना डिमांड, चाहे 4 डिमांड है तो 4 डिमांड को लिखना होगा, तभी आपको अंक मिल पाएंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि वैसा कोई चीज़ रहा तो हम वहाँ पे जैसे सौर ऊर्जा था तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि भारत में संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। ठीक है, तो एक विवरण प्रस्तुत करना था, हमने क्या किया कि जो रिलेटेड योजनाएं हैं सौर ऊर्जा से PM कुसुम है या अंतर्राष्ट्रीय सौर एजेंसी का गठन किया गया, तो ये हमने लिख देना है। ठीक है, जैव ऊर्जा के लिए गोवर्धन योजना है तो गोवर्धन योजना लिख दिया। भाखड़ा नांगल या दामोदर घाटी परियोजना जल ऊर्जा के लिए, तो जो भी रिलेटेड योजनाएं हैं या मिशन है उसका उल्लेख कर देना ताकि लगे कि हाँ आप करेंट अपडेटेड आपका आंसर है। तो एक सटीक रणनीति ये हो सकती है। दूसरा है भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए तथा देश में इसके भविष्य का विश्लेषण कीजिए। यानी कि
अभी आपको ये दिखाना है कि भारत में पर्यटन जो उद्योग है उसकी स्थिति क्या है और उसके बाद भविष्य में यह कैसा हो सकता है, ये दिखाना है। तो हमने बता दिया, डेटा दे दिया अपना आर्थिक समीक्षा का उस दौरान का था कि भारत में पर्यटन उद्योग विदेशी मुद्रा कमाने का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रक है। यानी कि पर्यटन उद्योग के कारण हम जो है जितना विदेशी मुद्रा कमाते हैं उसमें इसका योगदान तीसरा है, ठीक है। और यह इतने के CAGR से यह वृद्धि कर रहा है। अब जो है यहाँ पे पूछा है स्थिति, तो हमने तुरंत हेडिंग बनाया पर्यटन उद्योग की स्थिति, यानी कि उन्हें दिखे कि यह आंसर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है। स्थिति क्या है? चिकित्सा पर्यटन है, शिक्षा पर्यटन है, ग्रामीण पर्यटन है, आध्यात्मिक पर्यटन है ना। इतने तरह के पर्यटन और भी बहुत सारे पर्यटन होते हैं। फिर हमने ये बता दिया कि टूरिज्म रिपोर्ट WF के अनुसार इतने में कोविड-19 के कारण जो है गिरावट आई है, ठीक है। इतना बताने के बाद जो भविष्य का सेकंड डिमांड क्या था क्वेश्चन का, भविष्य का विश्लेषण। तो सरकार जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखी है, विकसित भारत का लक्ष्य रखी है। तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें जो है कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना होगा। तो हमने बताया कि भविष्य के लिए स्वदेश दर्शन योजना चलाई जा रही है, जिससे रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट बनाया जा रहा है। अतुल्य भारत योजना है, प्रसाद योजना है, इन सभी योजनाओं को। और उस दौरान जो है 2023 में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए धर्मशाला घोषणा पत्र को भी अपनाया गया था। तो इसका हमने उल्लेख कर दिया और ये घोषणा पत्र अच्छा था, इसलिए हमें हाईलाइट कर देना है। तो अगर भूगोल में ऐसे प्रश्न जिनमें लगता है कि करेंट अफेयर्स की महत्ता है, तो आप वहाँ पर योजनाओं का जम के उपयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि एक 38 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, ताकि पता लग जाए कि हम वहाँ पे कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक क्वेश्चन है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो पहला है बिहार की जलवायु, दूसरा है कारक की व्याख्या, फिर राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र को किस प्रकार से एवं कितने भागों में, और यहाँ साल में कितने मौसम पाए जाते हैं, इन मौसमों के कृषि पर प्रभाव। ये समझिए, पहला तो भूमिका किस पे बनाना है, बिहार की जलवायु पे। दूसरा है आपका कारक की व्याख्या करना है जो बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है। तीसरा है कि जलवायु क्षेत्र को किस प्रकार से, एक तो हो गया किस प्रकार से, फिर है कितने भागों में, यह चौथा डिमांड हो गया। फिर साल में कितने मौसम पाए जाते हैं, ये पाँचवा हो गया। और कृषि पर प्रभाव, ये 6। यानी कि इस क्वेश्चन में 6 डिमांड की बात की गई है और ये 6 वो डिमांड जो है हमें फुलफिल करना है अपने आंसर में। तो पहले बिहार की जलवायु के बारे में बता दिया कि बिहार की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जो भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित है। यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अधोलिखित हैं। कारक जो है यह दूसरा डिमांड है और कारक पे हमने बता दिया अक्षांश, समुद्र, समुद्र से ऊंचाई, वनस्पति, ये सभी चीज़ें जो है वो प्रभावित करती हैं। अब इसके बाद जो है तुरंत आप देखिएगा कि तीसरा डिमांड है किस प्रकार से, चौथा है कितने भागों में, है ना। तो किस प्रकार से, तो ये हमने बताया है, ये 5वां छठा उसी का भाग है। कृषि जलवायु क्षेत्र, फिर हमने बताया कि ये रहा कृषि जलवायु क्षेत्र। हमने यहाँ पे मैपिंग बना दिया, क्योंकि मैप बनाना यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ बात की गई बिहार के जलवायु क्षेत्र की। तो आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा तो उन्हें पता लग जाएगा कि हाँ आपको पर्याप्त नॉलेज है इस मामले में, ठीक है। नदी, हिमालय, ये सब दे देने से पता चल जाता है। पठारी भाग है तो अलग अलग क्यों है, इतने जोन क्यों बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है किस प्रकार से विभाजित है, किस प्रकार से विभाजित है, तो इस हेतु निम्न कारणों को आधार बनाया जाता है। यानी कि विभाजन करने का आधार क्या है, तो वहाँ की मृदा की संरचना, मैदान का क्षेत्रफल, स्थानीय जलवायु, नदियों की उपलब्धता, वनस्पतिक संरचना, चट्टानी संरचना। इन्हीं कारण तो कहीं पे मृदा अच्छी है, कहीं पे पहाड़ ज़्यादा है ना, तो कहीं पे नदी नहीं है, कहीं पे नदी है। तो इसके कारण क्या है, वहाँ की जलवायु विविध हो गई है। फिर अगला डिमांड है कितने भागों में, तो इसे 3 भागों में। कौन कौन, फर्स्ट क्लाइमेट जोन, फिर सेकेंड और थर्ड में भी A और B क्लास आता है। फिर पूछा बिहार में मौसम था ना अगला डिमांड। फिर तो बिहार के मौसम के बारे में फिर बता दिए, ग्रीष्म ऋतु के बारे में, वर्षा ऋतु के बारे में, शीत ऋतु, और सब में जो है पैराग्राफ नहीं करना है, टू द पॉइंट बस समझाते चलना है कि वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टूबर तक, वर्षा ऋतु में इतनी वर्षा होती है, ठीक है। शीत ऋतु इतना से इतना, तापमान गिरावट इतना, शीतलहर का प्रकोप देखा जाए। फिर अंतिम में ये था कि कृषि पर प्रभाव, फिर हमने बता दिया कृषि पर प्रभाव। और कृषि पर प्रभाव क्या है भाई, तो ग्रीष्म ऋतु का क्या प्रभाव पड़ता है, फिर वर्षा ऋतु का क्या प्रभाव पड़ता है और शीत ऋतु का क्या प्रभाव पड़ता है। और जो जो प्रभाव पड़ता है उसे हम पैराग्राफ नहीं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। उसी को हमने जो है धान की खेती होती है, जलग्रहण फसलों का चुनाव होना, फिर शीत ऋतु में रबी फसलों की खेती, गेहूँ, चना, पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा से लाभ, जितना भी उस दौरान चीज़ सक्रिय रहता है जिससे फायदे होते हैं वो हमने सब लिख दिया है। इस प्रकार बिहार की जलवायु विविधता इसे विभिन्न अवसर एवं लाभ प्रदान करती है ना। यानी कि निचोड़ इसे प्रस्तुत कर देना है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि 38 नंबर के प्रश्नों में हमने टू द पॉइंट लिखा है, क्वेश्चन का जितना डिमांड है उस डिमांड को पूरा करना है, फुलफिल करना है, और मैप जहाँ यूज करना है वहीं करना है, अन्यथा नहीं यूज करना है। यहाँ बिहार की जलवायु की बात की गई है, उसने पूछा है कि कृषि जलवायु क्षेत्र को बताए, तो कृषि के जलवायु क्षेत्र को बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे कई लोग कोपेन की जलवायु का उल्लेख कर देंगे तो वो नहीं होगा। यहाँ पे कृषि जलवायु क्षेत्र तो कृषि जलवायु क्षेत्र की चर्चा करनी है, भारत की जलवायु क्षेत्र की चर्चा नहीं करनी है। ये ध्यान रखना है कि जो सब हेडिंग होते हैं उन्हें कम से कम घेरे में लगा दें, ठीक है, और जो मेन चीज़ें उसे हम हाईलाइट कर दें या कोष्ठक में लिख दें ताकि पता चल जाए कि हाँ वो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो ये ज्योग्राफी का आंसर लिखने की एक अच्छी रणनीति हो सकती है ना, जिससे आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। धन्यवाद।